हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पे पहुँचे थे और हमें आज ये टॉपिक स्टार्ट करना था, तो इसको अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है बेटा, इसके ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1, इसका न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है। इट हैज़ अ न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। एक हमारा जो है इसमें क्वांटम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक हमारा कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी ऑर्बिट का, और फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी कंडीशन का। फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, अब इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो ऐसा है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है, इसके अबाउट हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो इनको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यही इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टूवर्ड्स सेंटर, जो इसको रिवॉल्व होने के लिए चाहिए। ये था बोर्स मॉडल का न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम का। उसके अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियस के आसपास, ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, जिसको आप जूनियर क्लास में KLMN शेल्स बोलते थे और सीनियर क्लास में SPDF बोलते हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कि कहीं भी ऑर्बिट बन जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है ना, तो हमारे इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं KLMN ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसपे उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है स्टेशनरी ऑर्बिट का, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, जब वो रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करते हैं। इस हिसाब से तो रेडियस, वेलोसिटी और रेडियस कम होनी चाहिए थी, लेकिन बोर्ड ने उसको आके करेक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करते। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट, इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो रिवॉल्व करते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट नहीं करती, कहीं भी एनर्जी का वेस्ट नहीं होता। ठीक है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, उसको कंटिन्यू करेगा, अपनी ऑर्बिट नहीं छोड़ता। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते जा रहा है, उसकी ऑर्बिट की रेडियस कम नहीं हो रही, तो हम इन ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। अपनी इस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बिल्कुल भी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी का। किसकी फ्रीक्वेंसी? लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी। अब एटम के अंदर फोटोन कहाँ से आ गया, उसको समझिए। ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते हैं। तो मैंने कुछ ऑर्बिट्स बना दी। ठीक है, कई सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, फिगर बना ही देते हैं इसका। सपोज करिए बेटा ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की कुछ ऑर्बिट्स हैं, इन सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नंबर कैन बी डिफरेंट, वो आप जानते हैं, 2, 8, 18 करके कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ये जो ऑर्बिट है, ये वाली ऑर्बिट, ये इस इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट है, और ये जो ऑर्बिट है ये इस इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी इस ऑर्बिट में कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है ना, KLMN शेल्स होते हैं ना, ऐसे आप बनाते हैं, तो ये आपकी ये वाला हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करके नीचे आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा,
तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में होता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, मतलब फोटोन रेडिएट नहीं करता, एमिट नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है तो वो एच न्यू एनर्जी का फोटोन, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करता है। ठीक है, अब ये जो ई एनर्जी है ये कितनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज करो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की E1, यहाँ एनर्जी थी E2। तो ये जो ई अभी आपको लिख के दिया था, ई एनर्जी का फोटोन, ये होता है आपका E1 माइनस E2 के बराबर। दिस एनर्जी ऑफ फोटोन, एमिटेड फोटोन इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस आया है यहाँ जंप करते हुए, यहाँ E1 एनर्जी थी, यहाँ E2 एनर्जी थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा, इनके डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट होता है, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट हुआ, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये सिर्फ तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करेगा, अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में ये कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स है हमारे बोर मॉडल ऑफ एटम के। इसकी मदद से हम अपनी डेरिवेशन कर सकते हैं, मेनली दो पोस्टुलेट्स की मदद से। पहले वाले में न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो एक तो ये, इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरा क्वांटम कॉन्सेप्ट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो दूसरी इक्वेशन हमें इससे मिल जाएगी। तो हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन कर किस लिए रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। डेरिवेशन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो ये ऑर्बिट है ना, हम इसका रेडियस निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करने का एक टाइम पीरियड होगा, है ना। टाइम टेकन टू डू वन रिवॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का हम ये सारा डेटा निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि सपोज करिए ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम कैसे बताएंगे, टेंजेंट की मदद से। तो हम एक टेंजेंट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई इसकी उस पोजीशन पे लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और इसका रेडियस क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इलेक्ट्रॉन तक का जो ये डिस्टेंस है ये कहलाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ लिख देते हैं r। बेटा ये हो गया आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अभी आपको बताया था बेटा रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हम वैल्यू लिखते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² डिवाइडेड बाई r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 बेटा दोनों का चार्ज है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है ना, तो Q1 Q2 की जगह इनका चार्ज लेंगे। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, डिनोट करते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट करते हैं E से। ठीक है, और न्यूक्लियस के चार्ज को डिनोट करते हैं Ze से, जहाँ Z उसका एटॉमिक नंबर है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो हम वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q1 की जगह आ जाएगा Ze और Q2 की जगह आ जाएगा E। तो ये हुआ Q1 की जगह आ गया Ze इंटू Q2 की जगह बेटा E। अब यहाँ देखिए ये E इंटू E मल्टीप्लाई होकर आपको E² दे देगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं Ze का स्क्वायर, सीधा सीधा। तो हमारे पास आ जाएगा Ze²। ठीक है, अब दोनों LHS और RHS में देखिए एक R कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास mv² की वैल्यू आ जाएगी, mv² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze² डिवाइडेड बाई R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
अब दूसरी इक्वेशन मैंने बताई थी क्वांटम कंडीशन से निकालते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, क्लास 11th के चैप्टर से बेटा हमें मदद लेनी पड़ेगी। एंगुलर मोमेंटम होता है आपका mv/r। क्लास 11th में ये फॉर्मूला होता था, यहाँ डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो हम ये वैल्यू डाल देते हैं, हमारे पास आ जाएगा mvr इज इक्वल्स टू nh/2 इस इक्वेशन को यहाँ ले जाते हैं क्योंकि हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो आ गई हमारी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है, और दूसरा क्वांटम कंडीशन से हमें ये वैल्यू मिल गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन के LHS और RHS को आप डिवाइड कर दीजिए। और अगर डिवाइड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये देखिए, ये आपका R है ना, जब ये R LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको भी ऊपर ले जाके लिख देते हैं तो थोड़ा और आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। ये R आपका यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जब आप इस इक्वेशन को डिवाइड करके देखिए ना तो आपको डिवाइड करना और आसानी हो जाएगी। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या क्या कटेगा। M से M कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और एक V भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास से नीचे का तो पूरा ही टर्म कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास एक सिंगल V बचा, तो हम लिख देते हैं इसको V इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या RHS में कट रहा है। ये पाई से पाई कट गया, और ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। हमारे पास बचेगा ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो इसको लिख देते हैं ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ये जो वेलोसिटी है, ये इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये देखिए, ये जो वेलोसिटी है ये इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। कौन सी ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। यहाँ पे n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू देखो, ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू हम ले लेंगे 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है अगर, तो हम n की वैल्यू ले लेंगे 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू ले लेंगे 3। बहुत सारी ऑर्बिट होती है ना, ये देखो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। इस यहाँ पे आपका n होता है 1, यहाँ आपका n होता है 2, यहाँ आपका n होता है 3। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है। फर्स्ट ऑर्बिट वाले को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो आपकी वेलोसिटी आई है, देखो यहाँ पे n लिखा है ना, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। n कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ छोटा सा सब्सक्रिप्ट में लगा देते हैं n, ये nth ऑर्बिट की वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एक फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमें जो है इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी निकालनी है, ये रेडियस भी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, ये जो आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, ये जो आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, आपको 2 इक्वेशन दी रहती है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 10, 7x - y इज इक्वल्स टू 6। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके सपोज आपने y निकाल लिया, तो x कैसे निकालते हैं? y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वही काम हम कर रहे हैं। ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करके हमने v की वैल्यू निकाल ली। अब v की वैल्यू आप इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पुट करने से ना एक्सप्रेशन बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम इसको चूज़ नहीं कर सकते, वरना कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए हम इसको यहाँ पे MVR वाले एक्सप्रेशन में v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी m, इसको अलग पेज में लिख देते हैं। हमारे पास बेटा वैल्यू हो जाएगी m, v की जगह हमने डाला ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, साथ में आया R इज इक्वल्स टू NH/2π। ये देखिए, ये वैल्यू हमने यहाँ v की जगह डाल दी, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल, ये 2 से 2 कट जाएगा, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट NH जब RHS में जाएगा तो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, और MZE² कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में,
ठीक है ना। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की। तो हम आर की वैल्यू लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू NH/2 पाई इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट NH डिवाइडेड बाई MZE स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर हमारे पास R की वैल्यू बची बेटा, R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई MZE स्क्वायर। ठीक है ना, ये देखिए ये n और ये n जब मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से h और h जब मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर बन जाएगा और साथ में बचा ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे बचा पाई MZE स्क्वायर ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रेडियस इन nth ऑर्बिट। ये देखो nth ऑर्बिट की क्या रेडियस है उसको हम Rn से डिनोट कर रहे हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हमें क्या निकालना है, इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का बेटा बेसिक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे K इज इक्वल्स टू हाफ m। आपने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो एक काम करिए, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी निकाली थी इस वेलोसिटी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा ये वेलोसिटी की वैल्यू है तो इस वैल्यू को, ये वेलोसिटी की बेटा वैल्यू थी, ठीक है ना, ये Vn की वैल्यू थी, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आ रहा है न्यूमरेटर में देखिए बेटा m z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये m लिख दिया, ये z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर, फिर e स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं। ठीक है बेटा, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, फिर जब इस 2 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास आया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि फिर इसका भी स्क्वायर है, n का भी स्क्वायर है और h का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ठीक है, अब ज़रा पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना आता है। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। और पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ना हमेशा 2 चार्जेस के बीच में होती है। काइनेटिक एनर्जी सिंगल चार्ज की होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस के बीच में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, इनके बीच में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सेकेंड चैप्टर से मदद लेंगे। अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। ठीक है ना, इस फॉर्मूला की मदद लेते हैं। यहाँ पे चार्ज है Ze, यहाँ पे चार्ज है -e, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू -e Q1 इंटू Q2 अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस r। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, इसको पीछे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू -e डिवाइडेड बाय r। ठीक है, जैसे आपने बेटा काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, काइनेटिक एनर्जी में आपने वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी में हम रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपने ये r की वैल्यू निकाली थी ना, रेडियस की वैल्यू ये, तो आप ये वैल्यू पीछे रेडियस की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा इसको हम r की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा। देखो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो वी विल हैव माइनस टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर।
ये देखो, ये E और ये E मल्टीप्लाई होके आपको दे देगा E²। ठीक है, अब बचा बेटा हमारे पास R की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये R की वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी कर दी। ये है हमारे पास R की वैल्यू, ठीक है, जो हमने निकाली थी पीछे। ये ब्रैकेट के अंदर R की वैल्यू है दिस। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये एक तो पाई से पाई कट जाएगा, दैट्स इट। और ये वाला पोर्शन जो है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वाले टर्म्स बच जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये हम पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ दिस विल बिकम mz² e⁴ होल अपॉन, बचा बेटा 4, और जब एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सो वी विल हैव 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए, आपने इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की आपने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, आपने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दीजिए और टोटल एनर्जी को डिनोट कर देंगे हम कैपिटल ई से। टी से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टी हम यूज़ कर रहे हैं टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए। ठीक है, इसलिए टोटल एनर्जी को हम अभी ई से, कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो आई विल राइट हियर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन T इज इक्वल्स टू K प्लस U। ठीक है, तो K और U की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा बेटा, K की वैल्यू थी mz² e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। ये K की काइनेटिक एनर्जी था। और पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं, आपने ऊपर निकाला है ये, जिसकी वैल्यू है -mz² e⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखिए बहुत कुछ कॉमन है। ठीक है, कॉमन वाले टर्म्स बाहर ले जाते हैं। हमारे पास mz² e⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h², ये सब कॉमन आ गया। हमारे पास बचा क्या? ये देखिए, ये सारा तो आप कॉमन ले गए और 8 में से 4 कॉमन ले गए। 8 आपका 2 × 4 होता है ना, 4 तो आप बाहर ले गए, बचा आपके पास क्या? 2। तो हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस मिल जाएगा, तो यहाँ हमने लगा दिया माइनस। और बाकी ये पूरा टर्म तो आप बाहर ले गए, ये तो पूरा बाहर कॉमन ले गए, तो आपके पास बचा 1। ये आपके पास बचा 1। ठीक है, अब देखिए 1/2 -1 आपका हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी T इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन तो था ही, साथ में आपके पास ब्रैकेट में -1/2 बच रहा था ना, तो ये जब 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 8। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल्स टू -mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। ये आ गई टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो हमने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी निकाल ली। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हम अभी तक क्या क्या सॉल्व कर चुके हैं। हमारा न्यूक्लियस के अबाउट एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हमने 2 इक्वेशन, 2 वैल्यूज़ लेके, बोर के 2 कॉन्सेप्ट लेके हमने पहले उसकी वेलोसिटी निकाली, फिर हमने उसकी रेडियस निकाली। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाली, जिसकी ये वैल्यू आई। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जिसकी ये वैल्यू आई। और काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करके हमने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी निकाल ली। ठीक है, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड। सो वी हैव टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस है।
दिस इज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, पहली बात। अच्छा, अगर एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, तो एक रिवॉल्यूशन करने में देखो डिस्टेंस कितना कवर हुआ। देखो ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस जो होगा वो सर्कमफेरेंस के बराबर है, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2πr के बराबर। ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड आप डिनोट कर रहे हैं v से, एक चक्कर कंप्लीट करने में डिस्टेंस है आपका 2πr, और टाइम को बोलते हैं आप टाइम पीरियड, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी ऊपर ले जाइए, वेलोसिटी आपका नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2πr डिवाइडेड बाय v। अब टाइम पीरियड कैसे निकालें? आपने जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस और वेलोसिटी निकाला है वैल्यू, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है, पीछे यूज़ कर लेंगे, और ये आपकी रेडियस की वैल्यू है, पीछे यूज़ कर लेंगे। तो इनको कॉपी करते हैं। तो बेटा आपका टाइम पीरियड आ गया 2π। अभी r की वैल्यू डालते हैं, पहले v की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमने v की वैल्यू डाल दी कॉपी करके पीछे से, और अब आपको r की वैल्यू डालना है तो उसको भी कॉपी कर देते हैं। ये हो गई हमारी r की वैल्यू। यहाँ पे हमने r की वैल्यू को भी डाल दिया। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी v की वैल्यू और ये आपकी r की वैल्यू। दिस इज r एंड दिस इज v डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या कुछ कट रहा है। आई कैन सी कि ये पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। तो जब ये ऊपर जाएगा, एक एक चलिए जल्दी नहीं करते, एक एक स्टेप करके करते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन में समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, h स्क्वायर तो था ही, 2 एप्सिलॉन नॉट NH ऊपर चला गया, और हमारे पास बचा डिनोमिनेटर में ZE स्क्वायर इंटू पाई m ZE स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार टर्म्स, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला टर्म ऊपर चला गया इधर। ठीक है, नीचे बचा ZE स्क्वायर और ये। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आया, ये पाई से पाई काट देंगे, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो हमारे पास आया टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर n स्क्वायर इंटू n जब करोगे तो ये बन जाएगा n क्यूब, n क्यूब। इसी तरीके से ये h स्क्वायर इंटू h जो होगा ये बन जाएगा h क्यूब, होल अपॉन, यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास, देखिए पाई तो कट गया था, ठीक है ना, हमारे पास बचा m लिख दिया, फिर आया z इंटू z, ये बन जाएगा आपका z स्क्वायर। इसी तरीके से e स्क्वायर और e स्क्वायर ये बन जाएगा e की पावर 4। तो ये बेटा आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड की जो आपने वैल्यू निकाली है उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, तो जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले जाइए, और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में ले जाइए, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी m z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेनली अगर आप ध्यान दें बेटा इस डेरिवेशन में,
बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशन निकाले हैं हमने, लेकिन करने का तरीका बहुत सिंपल है। पिछले चैप्टर में पूरी डेरिवेशन बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली चीज़। दूसरी बात, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr आपका h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू डाली तो रेडियस आ गया। फिर वेलोसिटी की वैल्यू हाफ mv² में डाला तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, और रेडियस की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में डाला तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी आ गई। और टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आर और वी की वैल्यू जो निकाल चुके हैं सब्स्टिट्यूट करो, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड का उल्टा करा तो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इतनी सिंपल डेरिवेशन है। दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विच इज रिवॉल्विंग इन इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये पूरा डेटा है उस इलेक्ट्रॉन का जो अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में एटम के अंदर न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, हमने सब कुछ निकाल लिया। अब इसी से रिलेटेड ग्राफ और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे।